नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें 14 मई से 20 मई 2023 तक के प्रश्नों को लिया गया है, जिनमें नियुक्तियां, पुस्तकें व लेखक, विज्ञान एवं तकनीकी, खेल दिवस, पुरस्कार आदि विषयों से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, प्यूमा इंडिया के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, के पाल गोपालन, यानी कार्तिक पाल गोपालन को प्यूमा इंडिया के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अभिषेक गांगुली का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवीण सूद। तो प्रवीण सूद को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। वह सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें सीबीआई की, तो गठन होता है 1963 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अभिनेता सुनील शेट्टी को किस फूड डिलीवरी ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायो। अगला प्रश्न है, ट्विटर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लिंडा याकारिनो। तो जो लिंडा याकारिनो है, ये ट्विटर की नई सीईओ बनी है। तो एलन मस्क द्वारा ट्विटर की आधिकारिक सीईओ के रूप में लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवनीत कौर। तो रवनीत कौर जो कि आईएएस हैं, वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। वह अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लेंगी। अशोक कुमार गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद संगीता वर्मा कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभा रही थी। तो ये पॉइंट जो है ना, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल कुमार जैन। तो जो अनिल कुमार जैन है, वह दिनेश कुमार सर्राफ का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या कौन बने हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, मनोज सोनी। तो आयोग के वरिष्ठ सदस्य श्रीमती स्मिता नागराज ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। किसे? मनोज सोनी को। किसके अध्यक्ष के रूप में? यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में। अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1926 को और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण, वो पढ़ लेते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार की लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपके 3 जो प्रश्न है वह क्लियर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को ड्यूरोफ्लेक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विराट कोहली। अगला प्रश्न है, नए केंद्रीय कानून मंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल को किरण रिजिजू की जगह नया कानून मंत्री बनाया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री की अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिद्धारमैया किस राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में 20 मई 2023 को शपथ ग्रहण करेंगे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो उनके साथ ही, किनके साथ? सिद्धारमैया के साथ ही उप मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिव कुमार भी शपथ लेंगे। ये भी याद रखना है कि उप मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं कर्नाटक के? तो डीके शिव कुमार। शपथ ग्रहण समारोह 20 मई 2023 को आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत दामले। अगला प्रश्न है, वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशुतोष दीक्षित। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू नए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री बने हैं। उन्हें यह मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह से लेकर
दिया गया है। अगर हम बात करें इससे पहले जो किरण रिजिजू थे वह कानून मंत्री थे, जैसा कि अभी पीछे प्रश्न में बताया गया है। अगला प्रश्न है गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जयंत विष्णु नार्लिकर। तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया। जयंत विष्णु नार्लिकर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के संस्थापक निदेशक हैं। ये पॉइंट जो है ना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022-23 से देश के किस बंदरगाह यानी पोर्ट को सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोची बंदरगाह। तो कोची बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 2022-23 के दौरान गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए यह पुरस्कार जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न से पहले आपको बता दें कि हमारे द्वारा करंट अफेयर मेंबरशिप दी जा रही है जो आप ले सकते हैं, बहुत ही कम फीस में है, 199 रुपए में 1 साल के लिए। और जो अप्रैल करंट अफेयर्स है वो भी आ चुकी है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगला प्रश्न है टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज पर स्थान दिया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण। तो भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर स्थान दिया है। अगला प्रश्न है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डेला लीजन डिहोनूर से किस भारतीय उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एन चंद्रशेखरन। तो टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के द्वारा इस सम्मान को प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में इस पुरस्कार से डॉक्टर स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया था। भाई ये पॉइंट जो है ना वो याद रखना है। अगर हम बात करें फ्रांस की तो राजधानी है पेरिस और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 17 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। इस अदालत में पुराने मामले उठाकर उनका समाधान किया गया। इससे पहले 7 अखिल भारतीय पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में किसके द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल। तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा नई दिल्ली में 18 मई 2023 को कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन 19 मई 2023 तक होगा, ये याद रखना है। राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत जो है वह वर्ष 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के मध्य समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? देखिए अभ्यास से संबंधित साथियों प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभ्यास बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य 14 मई से 19 मई तक हुआ। इस अभ्यास का यह चौथा संस्करण था। ये पॉइंट जो है ना वो याद रखना है। अगला प्रश्न है एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न है किस शहर में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर है ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी सही होगा। 16 मई को ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सह अध्यक्ष के रूप में इस बैठक में उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीनगर में। तो इस बैठक का जो आयोजन है वह 22 से 24 मई 2023 तक श्रीनगर में होगा। पहली तथा दूसरी बैठक की अगर हम बात करें तो क्रमशः 2 से 4 फरवरी को गुवाहाटी में हुई थी पहली बैठक, और जो दूसरी बैठक थी वो 1 से 3 अप्रैल के दौरान सिलीगुड़ी यानी पश्चिम बंगाल में
हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बपुल्ला प्रणीत। तो तेलंगाना राज्य के 15 वर्षीय बपुल्ला प्रणीत भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने अमेरिका के जीएम हंस नीमन को हराकर यह मुकाम हासिल किया है। अगर हम बात करें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की, तो ये थे विश्वनाथ आनंद। ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यजुवेंद्र चहल। तो यजुवेंद्र चहल ने 143 मैचों में 184 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड बनाया है। अगर हम बात करें इनसे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था, तो इनसे पहले ये रिकॉर्ड डवेन ब्रावो के नाम था। उन्होंने 161 मैचों में 183 विकेट लिए थे। अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज ने अल्बर्ट रामोस विनोलास को 6-4, 6-1 से हराकर इटालियन ओपन का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। तो 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह की भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने जोरोना अर्नुबेचर जो कि सर्बिया के हैं और दामिर मिकेश सर्बिया की जोड़ी को 67-14 से हराया है। अगला प्रश्न है, स्टे इन योर लेन नामक अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात की शारजाह पुलिस ने सड़क के उल्लंघन से निपटने के उद्देश्य से स्टे इन योर लेन नामक अभियान को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्मार्ट स्कूल ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चंपावत जिले के गोरलचोड़ स्थित ऑडिटोरियम में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में चंपावत जिले के चंपावत ब्लॉक में 137 स्कूलों के 274 शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर 5484 बच्चों के अध्ययन के परिणामों में सुधार लाना है। तो ये जो लाइन है ना सेकंड वाली, ये आपको अच्छे से याद रखनी है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तिथि को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया गया है? देखिए जो दिवस है वह घोषित किया गया है, याद रखिएगा भाई। ऑप्शन ए है जो सही होगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य इंटरमॉडल परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देने, उद्देश्य क्षमता को बढ़ाना, भीड़ को कम करना और पर्यावरणीय प्रवाहों को कम करना है। तो भाई नया दिवस है, याद रखिएगा 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, अखिल राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस तिथि को AIFF ग्रास रूट दिवस के रूप में घोषित किया गया है? देखिए दूसरा दिवस जो घोषित किया गया है ये भी याद रखिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 जून। तो जो AIFF ग्रास रूट दिवस है वह अब 23 जून को मनाया जाएगा। तो भारतीय फुटबॉल आइकन प्रदीप कुमार बनर्जी के जन्म दिवस यानी 23 जून को AIFF ग्रास रूट दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीके बनर्जी को वर्ष 1990 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो अगर बात करें अखिल राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ की, तो स्थापना होती है 23 जून 1937 को, मुख्यालय दिल्ली में है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह हैं कल्याण चौबे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए कर दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। तो भारत ने श्रीलंका के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार अगले 1 वर्ष से यानी मार्च 2023 तक कर दिया गया है। तो इस क्रेडिट लाइन से श्रीलंका $1 बिलियन तक का सामान जो है वह उधार ले सकता है भारत से। अगला प्रश्न है, भारत में जूनोटिक रोगों की रोकथाम के लिए किसके द्वारा $82 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व बैंक। तो भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा को 5 साल के यहाँ पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो जूनोटिक रोग के लिए ये जो है
82 मिलियन डॉलर का ऋण जो है वो मंजूर किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की गई है? तो ये अभी जल्दी ही फैसला लिया गया है, तो ये प्रश्न जो है ना याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा 2000। तो 19 मई 2023 को आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषणा की गई कि 2000 के नोट चलन से वापस लिए जाएंगे। सभी बैंकों में 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट बदले जाएंगे। एक बार में अगर हम बदलने की बात करें तो 20,000 रुपए बदले जा सकेंगे। भाई साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लें। अगला प्रश्न है, देश के किस शहर में वैश्विक आयुर्वेदिक मेले का आयोजन किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेदिक मेले का आयोजन 1 से 5 दिसंबर 2023 के दौरान होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दंड यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। तो अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स द्वारा किस वर्ष तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2025 तक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के गौरा पत्थर शिल्प को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? देखिए, जीआई टैग से संबंधित प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी महोबा। तो जो गौरा पत्थर शिल्प है ये उत्तर प्रदेश के महोबा के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के सींग शिल्प को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संबल। तो उत्तर प्रदेश के 3 उत्पादों को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें मैनपुरी की तारकसी, महोबा के गौरा पत्थर शिल्प जैसा कि अभी मैंने बताया, तथा संबल के सींग शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यूपी में अब तक कुल 48 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर मनोज कुमार। तो इस पुस्तक की जो प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो वो श्री आर वेंकट रमणी द्वारा लिखी गई है। देखिए, पुस्तकें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यूपी पीसीएस का अभी एग्जाम हुआ है, इसमें 3 पुस्तकें पूछी गई हैं आपसे। तो अगला प्रश्न भाई देखते हैं, माई लाइफ माई डिजाइन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गौरी खान द्वारा। तो ये कॉफी टेबल बुक है जिसे अस्थायी रूप से माई लाइफ माई डिजाइन जो शीर्षक है वह दिया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 18 से 20 मई 2023 के दौरान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 मई को नॉर्थ साउथ ब्लॉक में नए म्यूजियम की योजना का अनावरण कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण फैसले को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, ये जो पॉइंट है ना ये गलत यहाँ पर एंटर हो गया है, तो इसे आप ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक विधानसभा द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 135। तो कर्नाटक राज्य में 10 मई 2023 को विधानसभा जो चुनाव है वह हुए थे, तथा 13 मई 2023 को परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 135 सीटें जीतकर कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है। अगर हम बात करें अन्य पार्टियों के प्रदर्शन की तो भाजपा ने जीती हैं 65 सीटें, और जनता दल सेक्युलर ने जीती हैं 19, और अन्य में है 4। अगला प्रश्न है, पासांग दाबा शेरपा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं, वह किस देश के हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी नेपाल। तो पासांग दावा शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, वह 26वीं बार फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। उनसे पहले पिछले वर्ष यानी 2022 में कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो इनका नाम भी अच्छे से याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र शासित प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण की मंजूरी जो है वह दी गई है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित सेवाओं को छोड़कर आईएएस सहित राष्ट्रीय राजधानी में सभी सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली सरकार को दिया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मोबाइल ऐप मेरी लाइफ लॉन्च
किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। तो केंद्रीय पर्यावरण, जल और वायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। यह ऐप जीवन की अवधारणा से प्रेरित है, जिसकी परिकल्पना कोप 26 में पीएम द्वारा की गई थी, जिसमें नासमझ और व्यर्थ उपयोग के बजाय सचेत और सुविचारित उपयोग पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 16 मई 2023 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। तो सिक्किम राज्य ने 16 मई 2023 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना जो है वह 16 मई 1972 को देश के 22वें राज्य के रूप में हुई थी। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर से किस देश के शहर दुबई के लिए पहली बार सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है? तो दुबई जो शहर है वह कहाँ पे है? संयुक्त अरब अमीरात में, यानी ऑप्शन जो सी है वह सही होगा। तो इंडिगो द्वारा भुवनेश्वर से दुबई तक पहली बार सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई। अगला प्रश्न है, संचार साथी पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अश्वनी वैष्णव। तो केंद्रीय संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा नई दिल्ली में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। किसको भाई? संचार साथी पोर्टल। तो इसकी मदद से खोए हुए फोन को ट्रैक करने तथा अवरुद्ध करने जैसी सुविधाएं मिलेंगी इस पोर्टल के माध्यम से। अगला प्रश्न है, किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक यानी 27वीं बार फतेह करके अपना रिकॉर्ड ही तोड़ा है? जैसा कभी पिछले प्रश्न में बताया गया था कि इन्होंने पिछले वर्ष 26वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, जो कि सबसे ज्यादा फतेह करने वाले व्यक्ति हैं। अभी इन्होंने फिर से इस रिकॉर्ड को, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और ये 27वीं बार फतेह कर दिया है माउंट एवरेस्ट को, जो कि सबसे अधिक बार है। तो ये व्यक्ति जो है कहाँ के हैं? नेपाल के। कौन? कौमी रीता शेरपा। तो कौमी रीता शेरपा ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और तब से लगभग हर साल वह पर्वत की चढ़ाई करते आए हैं। अगर हम बात करें इनकी उम्र की, तो इनकी उम्र है 53 वर्ष। किनकी? कौमी रीता शेरपा की। अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किस देश की यात्रा को रद्द कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आर्थिक संकट के चलते ऑस्ट्रेलिया की यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इसके कारण 24 मई 2023 को आयोजित होने वाली क्वाड समूह की बैठक को भी रद्द कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरोमेनिस की खोज की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, फती वसागा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें वहां की पूर्वी क्षेत्र की संसद द्वारा निलंबित कर दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लीबिया। तो 16 मई 2023 को लीबिया की पूर्वी संसद ने प्रधानमंत्री फती वसागा को निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मई को। तो परिवार के महत्व के बारे में याद दिलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 15 मई को यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अगर हम बात करें वर्ष 2023 की थीम की, तो परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन इस वर्ष की थीम है। अगर हम बात करें पहली बार ये कब मनाया गया था, तो वर्ष 1994 में पहली बार ये दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 17 मई, यानी ऑप्शन बी। तो प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य इंटरनेट, फोन, सूचना और संचार तकनीकों के प्रयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार यह दिवस 1969 में मनाया गया। वर्ष 2023 की थीम अगर देखें तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना, यह है इस दिवस की थीम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 मई। तो डेंगू रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। डेंगू मादा मच्छर एडिस इजिप्टी के काटने से फैलता है। तो ये पॉइंट जो है ना आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 मई को। तो वर्ष 2023 की थीम देखें तो म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग है 2023 की थीम। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की। पहली बार यह दिवस 1977 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 मई को। तो प्रत्येक वर्ष 17 मई को उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस
के रूप में मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस जो है वह 2006 में मनाया गया था। एक दिवस और अभी हाल ही में मनाया गया है 16 मई को, प्रकाश दिवस, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 मई। तो एड्स और इसके टीके के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1998 में मनाया गया। महत्वपूर्ण अगर बात करें विश्व एड्स दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 13 मई को। 13 मई को क्या मनाया जाता है भाई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 से 21 मई तक। तो ये 7वां संस्करण है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का, और इसकी थीम है रीथिंक मोबिलिटी। अगला प्रश्न है मैक्सिको के खिलाड़ी एंटोनिया कार्वाजल का हाल ही में देहांत हो गया, उनका संबंध किस खेल से था, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी फुटबॉल से। तो 9 मई 2023 को 93 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया, किसका, एंटोनिया कार्वाजल का, जो कि क्या थे, फुटबॉल खिलाड़ी। अगला प्रश्न है रतनलाल कटारिया का हाल ही में देहांत हो गया, वह हरियाणा की किस लोकसभा सीट से सांसद थे, तो सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा की अंबाला सीट से सांसद थे कौन, रतनलाल कटारिया। उन्होंने 3 बार लोकसभा में अंबाला का प्रतिनिधित्व किया। हरियाणा राज्य की अंबाला से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। इसके साथ ही वह जल शक्ति मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के रक्षा राज्य मंत्री भी थे, कौन, रतनलाल कटारिया। तो आज की वीडियो में साथियों इतने ही प्रश्न थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो वीडियो अगर आपने आधे से देखा है इसे शुरू से जरूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।